देखिए आ लिखिए आवृत्ति या कंपनावृत्ति। आवृत्ति या हाँ सेकंड नंबर गुण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ना आवृत्ति या कंपनावृत्ति, हम लोग किसका गुण पढ़ रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण पढ़ रहे हैं, ठीक ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण है जिसमें वो पढ़ाया तरंग है कि किसी माध्यम में जो तरंग होता है इस प्रकार चल रहा है स्ट्रिंग गर्त के रूप में, तो ऊपर वाला के स्ट्रिंग कहते हैं, नीचे वाला के। तो देखिए जैसे तरंग इस तरह चल रहा है ना, तो ये हो गया तरंग का आधा चक्कर, आई वाला हो गया तरंग का आधा चक्कर। अब दोनों मिला करके बनाता है एक चक्कर, या इसको एक कंपन भी कहा जाता है। एक चक्कर कहिए चाहे एक, तो इसे कहने का मतलब कि एक बार कंपन किया फिर वही ला कम करेगा ना, फिर अगला बार एक बार कंपन किया तो 2 बार हो गया, फिर इस तरह से करेगा। तो कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, 1 सेकंड में जितना बार कंपन, वही कंपनों की संख्या उसका आवृत्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड में इसे 50 बार किया, 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार ऐसे करके 1 सेकंड में 50 बार करेगा तो उसके कंपनों की संख्या 50 हुआ ना, तो 50 से उसका आवृत्ति होता है। हाँ 1 सेकंड में। देखिए जैसे मान लीजिए कि 30 सेकंड में 1 बार, ठीक ना, 30 सेकंड में 1 बार कंपन करता है, तो 1 सेकंड में कई बार कंपन करेगा? 1/t बार ना। हम लोग कहते हैं कि 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है वही कंपनों की संख्या उसका आवृत्ति। तो 1 सेकंड में कई बार किया? 1/, तो 1/t ही कहलाता है आवृत्ति, ठीक ना। इसलिए आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/, जिसमें t होता है आवर्त काल। किसी भी समय को आवर्त काल कब कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने एक ही गति को बार बार दोहराता है। तो एक बार गति को दोहराने में जितना समय लगता है उस समय को आवर्त काल। तो देखिए तो बार बार इसका ही काम है ना, इस तरह से गया फिर यहाँ से 1 बार हुआ, फिर यहाँ से जाएगा फिर इस तरह से। तो एक बार कंपन करने में जितना समय लगता है उस समय कहलाता है आवर्त काल। और 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है वो कहलाता है आवृत्ति। इसीलिए आवृत्ति के फॉर्मूला होता है 1/t। आवृत्ति को हम लोग एफ से भी लिखते हैं और एगो नू से भी लिखते हैं ना जी। इसीलिए आवृत्ति के फॉर्मूला होता है एफ बराबर या नू बराबर 1/t। तो लिखिए परिभाषा, कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उन्हीं कंपनों की संख्या को, उन्हीं कंपनों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उन्हीं कंपनों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उन्हीं कंपनों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान ली कि जैसे ऐसे इस तरह से है ना, इस तरह जैसे यहाँ पर है तो यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो 1 सेकंड में जाए बार अप डाउन कर लेगा, वही इसका आवृत्ति कहलाएगा। ये मेरा कहलाएगा कलम का। उसी तरह से तरंग भी करता है ना, बहुत तेज करता है,
सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है गामा किरण का, उससे ज़्यादा आवृत्ति किसी का नहीं होता है। इसी कारण से वो खतरनाक होता है गामा किरण। 1 सेकंड में जानते हैं कितना बार वाइब्रेट करता है गामा किरण? 1 सेकंड में वो कंपन करता है 3 गुना 10 के पावर 22 बार। 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर, समझ रहे हैं? 3 पर कै को जीरो बैठाना है? 22 को जीरो बैठाइएगा, इकाई दहाई गिनिएगा तो इकाई दहाई के नंबर खत्म हो जाएगा। लेकिन 1 सेकंड में सोच लीजिए कितना बार का बात है कि 1 सेकंड में इतना बार वाइब्रेट करता है गामा किरण। इसी कारण से बहुत डेंजरस होता है। किसी के शरीर से गुजर गया ना तो वो गुजर गया। इसका आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इसे चक्र प्रति सेकंड, हाँ चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड। तो देखिए चक्र के क्या होता है? साइकिल, आप प्रति के पर, आप सेकंड के सेकंड तो होबे करता है। साइकिल पर सेकंड, या इसी को देखिए हम लिखते हैं CPS। हाँ, इसे चक्र प्रति सेकंड या CPS कहते हैं। CPS कहते हैं, उसी का नाम है आवृत्ति का ही। इसे न्यू से सूचित करते हैं। न्यू है ना, इसे न्यू से सूचित करते हैं, लिख लीजिएगा। इसका नाम है न्यू, इसे न्यू से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। इसका एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स का हिंदी में कौन सी कहते हैं मालूम हमको? नहीं, प्रति सेकंड कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स होता है, जिसे हर्ट्ज कहते हैं, जिसे हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में रखा गया इसको मात्रक? जैसे कोई हेनरी हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, तो हेनरिक हर्ट्ज नाम वैज्ञानिक को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज रखा गया, जबकि एक्चुअल में होता है सेकेंड इनवर्स। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो आवृत्ति लिख लीजिएगा नू बराबर 1/T। तो तब पूछना पड़ेगा ना कि किस में 1 हर्ट्ज का मान। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम कहें कि 1 मीटर बराबर, तो आप बताइएगा ना, कि पूछिएगा ना कि सर सेंटीमीटर में बताएं कि किलोमीटर में बताएं, ऐसे कुछ तो इससे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोले कि 1 रुपया बराबर, तो कोई कहेगा कि 100 पैसा, और कोई कह दिया कि नहीं 16 आना, 16 आना कह सकता ही नहीं, क्योंकि 1 रुपया में क्या आना होता है? 1 रुपया में 16 आना होता है। तब ना कोई आदमी बोलता है कि ये 16 आना सत बोल रहा है। हाँ, कितना लिख लिए ना। अब देखिए देखरा से गुना हो जाएगा टी में, तो कितना हो जाएगा बताइए तो? जैसे इस तरह से लिख देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो ये भी याद रखिए, किसी भी तरंग के आवृत्ति और उसका आवर्तकाल के गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना। अब देखिए नोट लिख लीजिए
कि 1 CPS बराबर कितना होता है। 1 CPS बराबर होता है 1 सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हर्ट्ज बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा 1 CPS बराबर इस तरह से, और उल्टा में वो लिखाते हैं 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 10 के पावर 3 सेकेंड इनवर्स, यानी कि 10 के पावर 3 हर्ट्ज। कैसे हम लोग जानते हैं कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो किलो वर्ड 1000 के लिए यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कि हम लिख देंगे 1 मेगा हर्ट्ज, MZ का मतलब मेगा हर्ट्ज होता है, तो इसका मान कितना होता है 10 के पावर 6 सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं सेकेंड इनवर्स के स्थान पर हर्ट्ज। तो इसे भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है कि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 10 के पावर 3 हर्ट्ज, और 1 मेगा हर्ट्ज बराबर, और 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10 के पावर 9। ठीक ना, इसे 13 में 12 होता है, उतना के नहीं हो जाता है। हो गया ना। चलिए अब नोट लिखिए एगो और, देखिए एगो बात समझ लीजिए, उसके बाद जाके नोट लिखिएगा। जैसे जो तरंग, सोचिए कि जो 1 सेकेंड में इतना बार कंपन करता है 3 गुना 10 के पावर 22 बार, तो नजदीक नजदीक होगा कि दूर दूर होगा, देखिए इस तरह से दम होता है। कभी देखे होंगे, मतलब कि उसको नहीं देखें गामा किरण के, लेकिन साउंड ढूंढ के देखे होंगे, दिखाते हुए इसे ग्राफ। तो हाँ, तो इस तरह से। तो देखिए, तो अच्छा ये बताइए बालक, जैसे मान लीजिए कि जिसका अब 1 सेकंड में बहुत बार कंपन करेगा, तो इसमें देखिए ये वाला हो गया स्ट्रिंग, ये वाला हो गया स्ट्रिंग, इसके बीच का दूरिया कम है कि ज्यादा है। अब देखिए, तो जो इस तरह से कंपन कर रहा है, इसमें तरंगों की संख्या कम ना है, तो इसका देखिए एक तरंगदैर्घ्य ज्यादा है कि कम है। तो जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है ना, तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम, कहने का मतलब कि दो तरंगों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। और उल्टा समझ लीजिए, जेकर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा। तो 2 गो नोट लिखना है। लिखिए, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। उसका तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। जैसे में लिखिए, जैसे गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक, गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे। पूछा जाए कि गामा किरण खतरनाक क्यों होता है, तो बोलिएगा अपने आवृत्ति के कारण। हाँ, आवृत्ति अधिक होता है इसलिए खतरनाक होता है। आगे पढ़ाएंगे जब प्लैंक का नियम ना, तो वहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से आवृत्ति के कारण खतरनाक हो जाता है। अगला नोट लिखिए कि जिस तरंग की आवृत्ति कम होती है उसका तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है। जिस तरंग की आवृत्ति कम होती है उसका तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है।
जिस तरंग की आवृत्ति कम होती है उसका तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। जैसे रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है। सबसे कम होता है तथा तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तथा तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। देखिए रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है ना, एकदम आराम से चलता है, इस तरह से दम आराम से चलते रहता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है मतलब कि ये बहुत दूरी तक ले जाएगा ना। यही कारण से रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है सूचना के प्रसारण के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि सूचना जो है अधिक से अधिक दूर तक ले जाए। गामा किरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि खतरनाक है, तो वैसे ही होता है। और दूसरा बात कि बहुत दूर तक ले जा भी नहीं सकता है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन करने का जो कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वाइब्रेट करता है, तो नज़दीके रह जाएगा, ठीक ना। इसीलिए रेडियो प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि लंबा दूरी तय करता है किसी भी माध्यम में, लेकिन सबका एगो सीमा होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए वो बात बताते हैं आपको। जैसे कि हम लोग कॉल लगाते हैं ना, मोबाइल से कॉल लगाते हैं, तो हम लोग के मोबाइल से एक जैसे तरंग निकलता है, और उस तरंग का कुछ ना कुछ आवृत्ति होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम यहाँ से बोलते हैं ना, तो मोबाइल के अंदर जाता है। बोलते तो वो जैसे कि हम लोग जैसे बोल ले तो कौन साउंड ना है, और साउंड होता है अनुदैर्घ्य तरंग, तो मोबाइल के अंदर जाता है माइक के द्वारा। माइक के अंदर जा करके इसके अंदर में मशीन लगा होता है मोबाइल के अंदर में, तो मोबाइल क्या करता है कि उसको विद्युत चुंबकीय तरंग में कन्वर्ट कर देता है। जो अनुदैर्घ्य तरंग था उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग में, है वो तरंग के रूप में परिवर्तित हो करके सबसे नजदीकी वाला नेटवर्क को क्या करता है, तो नेटवर्क कर सबसे नजदीक वाला टावर को सूचना भेजता है, ठीक। तो वहां से जाता है, इसका सूचना जो है जाता है वहां पर जाएगा जहां पर इसका सारा डाटा स्टोर किया गया। जैसे मान लीजिए जैसे आप किसी के पास कॉल लगाते हैं ना, तो आपका जैसे वोटर ID कार्ड चाहे आधार कार्ड वहाँ पर जमा है कि नहीं, तो यहाँ से जैसे टावर को जाता है सबसे नजदीकी टावर में, ये टावर अगला टावर को सिग्नल भेजेगा। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जो है चलता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत तेजी गति है। तो बहुत कम समय में वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ आपका डॉक्यूमेंट जमा है, इसका जहाँ सेंटर है, तो वहाँ पर ही देखा जाता है कि कौन से नंबर पर कॉल, तो उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो करता है। यानी कि आपका भी डॉक्यूमेंट शो करेगा और उसका भी डॉक्यूमेंट, कि इस व्यक्ति के पास ही कॉल लगाना, तो वहाँ से कॉलवा वो ट्रांसफर कर देता है ओकरा पास है। न तो इसको कैसे पता है कि केकरा भी कॉल लगा रहे हैं, तो जैसे ई भेजता है पहले नजदीकी टावर को, और टावर भेजता है कहाँ पर ही, जहाँ पर हम लोग का डाटा स्टोर है, सूचना आधार कार्ड ये सब, तो वहाँ पर ही वो नंबर देखता है जो डायल किए हैं, तो कि फलना भी कॉल लगा रहा है, तो कॉलवा का ट्रांसफर कर देता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होता है, एक प्रक्रिया बहुत फास्ट होता है, लेकिन इतना प्रोसेस होने के बाद ही उसके बाद कॉल फॉरवर्ड किया जाता है। और नहीं तो व्यस्त तो कहूँ बतिया रहा होगा ना, तो पहले चेक कर लेता है कि वो कहीं बिजी तो नहीं है ना, तो आपको ये सूचना मिलता है कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हो क्या है, व्यस्त है, या उसका नेटवर्क खोजना शुरू करता है। जिसके पास कॉल लगा है ना, तो उसका नेटवर्क खोजना शुरू करता है जैसे जहाँ आपका डॉक्यूमेंट जमा है, खोज करके आपको आपको जैसे कॉल ट्रांसफर कर दी जाए भी, और नहीं मिलता है तो वही वजह से बोलता है कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो कवरेज एरिया के, मतलब कि मेरा पहुंच वहां तक नहीं हो पा रहा है कि हम आपको बात कराएं उससे। आज जन्मे का तो ये लड़की की आवाज रहता है, हम लोग भी 2-4 मिनट सुन लेते हैं आराम से, खेलते हैं बढ़िया लग रहा है। यही लड़का की आवाज रहता है तो हम लोग का अब वो सब कंपनी वाला बिजी बताता है,
वो जो है जैसे हम लोग कॉलवा लगाते हैं ना, तो वहाँ से जहाँ हम लोग को डॉक्यूमेंटवा जमा है, तो उसे उसका चेक कर रहा है नेटवर्क कि कहीं बिजी तो नहीं है ना, तो बिजी रहता तो एजा से बोलता है। जैसे मान लो कि आप तुम होने से आया, हमारा भी हम ऑफिस में बैठल हैं, फलना सर से बात करना है, तो पहले हम फोन कर रहे हैं फलना सर फ्री हैं, मतलब देख ले रहे हैं कि काम कर रहे हैं कि नहीं, तब फ्री रहेंगे तो ठीक है कहें कि मिल लीजिए, और नहीं तो कहें कि आप जिनसे बात करने आए हैं वो अभी तनी बिजी हैं, दम वैसे सेम टू सेम होता है। हाँ, तो एक वो बात होता है जैसे कई बार क्या होता है कि बिजी नहीं रहता है, तो देखिए कुछ देर तक टुई 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 कर लेता है, तब जाके लास्ट में बोलता है कि कवरेज एरिया से बाहर है। तो वो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग के जो तरंग निकला है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करने वाला उसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोनों के आवृत्ति मैच नहीं करेगा ना, तब तक ले सिग्नल। तो जब दोनों का आवृत्ति मैच नहीं करता है, जैसे मान ली कि हम जो मेरा तरंग गया उसका आवृत्ति है 50 हर्ट्ज मान के चलते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मोबाइल यदि इस फ्रीक्वेंसी को नहीं गेन कर पा रहा है 50 हर्ट्ज को, तो मोबाइल बगल में रह के भी अब बताएगा कि नॉट रीचेबल। तो जैसे मान ली कि आप एक हाथ में लिए दूसरा मोबाइल है, दूसरा हाथ में कोई और मोबाइल, आप कॉल लगाइएगा तो जनरली आदमी समझेगा कि एकरा से एकरा भी कॉल जा रहा है, लेकिन नहीं, पहले एकरा से जाएगा टावर में, और टावर से फिर ओइजा पर सेंटर में, और सेंटर से फिर एजा पर ही। नहीं तो इतना नज़दीक में कॉल लगे में उतना समय काहे लगाता, नज़दीके में था तो तुरंत धर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है, तो इतना लंबा प्रोसेस से गुजरता है। ये सब किसका देन है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का देन है, ठीक ना। तो इस तरह से नेटवर्क काम करता है हम लोग का मोबाइल वाला, चाहे टीवी सिग्नल वाला। तो कई बार क्या होता है कि बादल उदल रहता है ना, बादल बहुत घना रहेगा, या आप किसी जंगल में चले जाइएगा जहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर सिग्नल नहीं बताता है, मतलब वहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग का पहुँच नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, वीडियो कॉल के भी एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। इसके बाद तो वो तो दूसरा प्रोसेस, तो मतलब कि मोबाइल से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है कि इस जो वहाँ से आएगा, तो उस पर जैसे मोबाइल में हम लोग फंक्शन दिया गया बहुत सारा ना, तो ये से जैसे सर्विस भी दिया गया मोबाइल में बहुत सारा, जिससे आप बहुत सारा सर्विस को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, किसी विशेष नंबर का सर्विस जो है आप अपने हिसाब से। तो वही हम लोग क्या करते हैं, किसी का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो मोबाइल जिससे हम लोग का कॉल आता भी है, तो मोबाइल में शो आप करता है ब्लैक लिस्ट वाला कि किसका कॉल, लेकिन मोबाइल उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मोबाइल में सिस्टम होता है ना कि फलना के रिजेक्ट कर देना है, आइबो करेगा तो दस्तक दे देता है हम लोग के मोबाइल में, लेकिन उसको कॉल को आगे बढ़ने नहीं देता है, वही काट देता है मोबाइल में। सर्विस वो सब है, ठीक ना। और भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ और हमको बता लेने दीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। तो इस तरह से काम करता है सब, वही सेटेलाइट भी वैसे ही काम करता है, सेटेलाइट में भी काम करता है वैसे कि तरंग हम लोग भेजते हैं और वजह से तरंग परिवर्तित होकर धरती पर सगरो, जिससे हम लोग का अब अधिकांश मोबाइल का नेटवर्क गायब नहीं होता है। इसका कारण है कि मोबाइल का जैसे कि सिग्नल भेजा जाता है सेटेलाइट को, सेटेलाइट धरती पर सगरो क्या करता है, फैला देता है। जैसे एयरटेल के नेटवर्क देखिएगा बहुत जगह नहीं भागता है, अधिकांश जगह नहीं भागता है, क्योंकि सेटेलाइट से सब जैसे यहाँ से पहले भेजा था सेटेलाइट को, और सेटेलाइट उसको धरती पर फैलाने का, इसलिए बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है वो। अब देखो जैसे कि एक वाव कोई पूछ सकता है कि सर जैसे जहाँ तहाँ सेटेलाइट लगावल है, तो सेटेलाइट से पूरा धरती पर तरंग पहुँच ही जा रहा सगरो, तो फिर टावर काहे लगाया जाता है। तो देखो किस लिए टावर लगाया जाता है, जैसे हम लोग के पृथ्वी से बोलना है, अब मान ली कि यहाँ पर ही कोई टावर लागल है, इसे एक वाव देखो बात बता रहे थे लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक भगवान जी जैसे कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये है ऊपर वाला, कहते हैं ना। अच्छा बताओ धरती गोल है, तो जैसे यहाँ भी आदमी रहता है, तो ये कोई मत कहना कि गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी हमेशा किसी वस्तु को सेंटर की ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ भी हम लोग अंतरिक्ष में हवा में ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ भी जो ताकेगा ऊपर तो उसको आसमान दिखाई देगा, और जो यहाँ पर खड़ा है उसको भी ताकेगा, तो इधर भी ताकेगा, तो एक्चुअल में ऊपर वाला है कि नहीं,
जैसे कुछ होता है तो हम लोग कहते कि ये ऊपर वाला, तो एक्चुअल में ऊपर वाला एन्ने है कि एन्ने है कि एन्ने है, क्योंकि जहाँ वाला भी आदमी ताकेगा तो उसको कहाँ नजर आता है, क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष में हैं तो सगों तो आसमान दिखाई दे रहा है, तो किन्ने समझा जाए ऊपर वाला के। तो ये गलत है कि ऊपर वाला आप जो देखते हैं ऊपर तरफ, तो एक्चुअल में ऊपर है क्या नहीं, क्योंकि इसके वाला ऊपर एन्ने है और इसके लिए ऊपर, हम लोग के लिए इधर है। और टावर इसलिए लगाया जाता है, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर टावर है, ठीक ना, तो यहाँ से जो तरंग उत्पन्न होगा तो ऐसे नहीं चल जाएगा ना, तो मान लो कि यहाँ पर तरंग तो पार हो जाएगा धरती से, क्योंकि चलता है बहुत स्पीड से 3 गुना 10 के पावर। तो इसीलिए देखो एगो हैजा पर टावर लगाया जाता है, तो ये जो तरंग आता है तो इसको कवर कर लेता है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा तरंग तो यहाँ पर एगो फिर टावर लगाया जाएगा, और फिर यहाँ से तरंग जैसे मान लीजिए ऐसे आएगा तो यहाँ पर फिर एगो लगाया जाएगा। लेकिन धरती बहुत बड़ा है ना, तो हम लोग को लग रहा है कि इतना डिस्टेंस, लेकिन इतना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 25-30 किलोमीटर कवर कर लेता है, ठीक ना। तभी ना हम लोग जैसे यहाँ पर खड़ा होकर ताकते हैं तो लगता है कि धरती आसमान एक दूसरे से, जैसे यहाँ से आप ताकिएगा ना तो हैजा पर ही आपको लगेगा ना कि धरती आसमान का हो रहा है, अब फिर हैजा जाइएगा ना तो लगेगा ना कि हैजा पर ही मिल रहा है धरती आसमान, और जब यहाँ पर जाइएगा तो कहाँ लगेगा, तो ऐसे पूरा धरती घूम जाइएगा कहीं धरती आसमान, क्योंकि हर एक पृथ्वी गोल ना है, तो आगे से इजा ताकिएगा तो कहीं ना कहीं से मुड़ेगा कि नहीं, तो ये लगता है कि धरती आसमान मिल रहा है, फिर वही जाइएगा तो वहाँ से सीधे नजर आएगा। इसी कारण से सब जगह टावर लगाया था, क्योंकि तरंग इस तरह जाएगा तो पार हो गया, तो हिलने वाला के मान लीजिए कि कोई हैजा पर ही होगा धरती पर, एक भी हम मोबाइल लगाए हैं तो धरती के भेद के थोड़ी जाएगा, ठीक ना। तो यही कारण से एजा से पहले जाएगा एकरा भी, और फिर एक ई भेजेगा एन ने, तो ई भेजेगा एन ने, तब जाके, लेकिन बहुत स्पीड चलता है, प्रकाश इतना चाल से चलता है ना कि 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेता है, 1 सेकंड पृथ्वी के, इसीलिए वर्ल्ड के कोई भी कोना में लगाते हैं तो 1 से 2 सेकंड में कॉल आपका, क्योंकि तरंग जो चलता है बहुत तेजी चलता है, ठीक ना। तो यही कारण से धरती पर सब टावर लगावल है, समझे कि कोई दिक्कत। हाँ और भी बताएंगे बहुत कुछ इसमें। चलिए तो अब लिखिए आवर्त काल, आवर्त काल इसका अंग्रेजी होता है टाइम पीरियड। लिखिए टाइम पीरियड में तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं, लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल को कैपिटल टी से सूचित करते हैं, कैपिटल टी से सूचित करते हैं। इसका एसआई इकाई, इसका एसआई इकाई सेकेंड होता है, एसआई इकाई सेकेंड होता है। क्यों सेकेंड होता है? क्योंकि आवर्त काल एक प्रकार का समय होता है, तो कैसा समय, तो एक चक्कर पूरा लगाने में लगा गया, अब बहुत कम समय होता है। हो गया आवर्त काल का। अब देखिए, हाँ एक बात समझ लीजिए, जैसे फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा ही मात्रक है, तो केमिस्ट्री में मात्रक वर्ड की जगह इकाई वर्ड का यूज करते हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखिए भाव से लग रहा है कि फिजिक्स हो रहा है कि नहीं, इसीलिए डिफरेंस पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ टर्म बदल दिया जाता है। चलिए अब लिखिए अगला गुण, गुण नंबर 3 लिखिएगा। आवर्त काल तरंग का गुण नहीं था, ठीक ना। गुण नंबर 3 लिखिएगा, तरंग का वेग। आवर्त काल तरंग का गुण था, नहीं तरंग का गुण नहीं था, सॉरी,
वो एक प्रकार का समय था, लेकिन तरंग का वेग इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। देखिए तरंग का वेग का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से इसका आता है परिभाषा। जिस तरंग का वेग का फॉर्मूला होता है, तरंग पर लिखिएगा नहीं, तरंग का वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य और गुना आवृत्ति। तरंग का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तरंग के वेग को हम लोग c से लिखते हैं, खास करके विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए c से लिखते हैं तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से, और आवृत्ति को नहीं, आवृत्ति को नू से लिखा जाता है। तो देखिए तरंग का वेग कैसे हमको प्राप्त हो रहा है, तो तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। इसलिए परिभाषा होता है कि किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य और उसके आवृत्ति के गुणनफल को तरंग का वेग का, क्योंकि प्राप्त कैसे हो रहा है, तो उसके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को गुना करने पर ना। तो लिखिए किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य, किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य, किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य एवं उसके आवृत्ति के गुणनफल को, एवं उसके आवृत्ति के गुणनफल को तरंग का वेग कहते हैं। तरंग का वेग कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। तरंग के वेग को c से सूचित करते हैं। तरंग के वेग को c से सूचित करते हैं। c से सूचित करते हैं, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, तरंग का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। हो गया ना। अब नोट लिखिए एक ठो कि निर्वात या हवा में तरंग का वेग, निर्वात या हवा में, नोट लिखिए, निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अर्थात c बराबर क्या लिखे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁸ गुना 100 सेंटीमीटर प्रति, तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति। ये मान याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में आगे आपका काम आएगा। जैसे कभी कभी सेंटीमीटर में भी काम लेना पड़ता है, कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में भी काम लेना पड़ता है, तो आवश्यकता देख करके इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए आज इतने रह देते हैं, कल पढ़ा देंगे आपको तरंग संख्या, कल पढ़ाएंगे।